खबर कुछ ऐसी है कि एक ट्रेंड चल रहा था एक्स पर। ठीक है, एक्स जानते हैं आप सभी लोग, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर की जगह अब एक्स हो गया उसका नाम। फंड कावेरी इंजन, ये 80 के दशक में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कावेरी इंजन बनाने का। और कावेरी इंजन क्यों बनाया जा रहा था? ताकि भारत अपना खुद का स्वदेशी फाइटर जेट का इंजन तैयार कर ले, ताकि दुनिया के दूसरे देशों से हमें अपने फाइटर जेट के लिए इंजन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, देखिए कुछ भी आप ऊपर का तामझाम कुछ भी बना लीजिए, लेकिन इंजन ही खराब है अगर किसी गाड़ी का या फाइटर जेट का, तो बेकार है। मतलब आप ऊपर से डिब्बा बना लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इंजन खराब है। तो फाइटर जेट को तो उतनी फुर्ती चाहिए कि उतना पावर जनरेट करे तेज़ी से, स्पीड हो उसके पास, रेंज उसकी ज़्यादा हो। ठीक है, देन उसके बाद फिर रडार वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिक चीज़ जो थी वो थी कावेरी इंजन। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब तक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, वो कि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास उसकी सोचिए टेस्टिंग फैसिलिटी तक से नहीं है। हम टेस्ट के लिए कहाँ भेजते हैं? रशिया। फ्रांस से मदद मांगी तो फ्रांस ने मना कर दिया था। अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने मना कर दिया था। तो हमारा सुख दुख का एक सच्चा साथी है रशिया, जो हमेशा मदद करता रहता है। राइट। सो अब ये चर्चा क्यों चल पड़ी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय में पता चला कि भारत की एयरफोर्स ने जो रोल प्ले किया वो इतना कमाल का था कि हमने पाकिस्तान की 9 से 12 एयर स्ट्रिप्स को उड़ा दिया या बर्बाद कर दिया, गड्ढे कर दिए। तो वहाँ से ना तो कोई टेक ऑफ कर पाएगा ना लैंड कर पाएगा कोई भी फाइटर जेट। और उसमें भी कुछ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के नज़दीक की जो एयर स्ट्रिप्स थी वो भी उड़ा दी। सो अब ये डर भी ख़त्म कि अपने मिसाइल्स लगाएंगे, वो मिसाइल में वॉरहेड डालेंगे न्यूक्लियर, और फाइटर जेट से इंडिया के ऊपर भेज के कोई टारगेट कर लेंगे। और जब उन्होंने शाहीन भेजी इंडिया के ऊपर, तो इंडिया का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उन्होंने ट्रायल करके देखा था, शाहीन मिसाइल को भेज रहे हैं, अगर हिट करता तो अगले पे मे बी वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करके भेज देते। पाकिस्तान शाहीन मिसाइल भेजी थी जो कि सिरसा पे उसको इंटरसेप्ट कर लिया था इंटरसेप्टर ने। ऐसे में राफेल का रोल बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहा। और तब ऐसा लगा भारत को कि अगर मान लीजिए भारत ने एक मिसाइल बनाई रशिया के साथ मिल करके, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, और ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था एयर स्ट्राइक में। जब हमने उनके यहाँ स्ट्राइक की तो वहाँ पर उनकी हवाई पट्टियों पर जो 20-20 फुट गहरे गड्ढे बनाए थे वो किया था ब्रह्मोस ने। और भी इसके अलावा कई मिसाइल्स और भी रहीं। सो ऐसे में एक चीज़ निकल के आई कि अगर इन्हीं मिसाइल्स को जो भारत ने बनाई हैं राफेल में लगा दिया जाए तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, तो राफेल में लगा देंगे तो बढ़िया। मान लीजिए हम विदेश से कोई मिसाइल खरीदते हैं, वो उसकी कीमत पड़ती 25 करोड़, और भारत जो अपने यहाँ पे मिसाइल बनाता है 3-4-5 करोड़ तक बनती है। तो हर मिसाइल पे 20 से 25 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो फाइटर जेट जिसमें हमें लगाने हैं उसका सॉफ्टवेयर का पूरा हमारे पास कोड हो। तो फ्रांस से मांगा गया कि भाई इसका जो सोर्स कोड है वो दे दीजिए, ताकि हम अपने मन माफिक इसमें कोई भी अपने दूसरे हथियार हम लगाना चाहते हैं, मिसाइल्स वगैरह उसमें जोड़ना चाहते हैं, वो हम लगा सकें। फ्रांस ने डिनाई कर दिया। ठीक है, फ्रांस ने एकदम से डिनाई कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते। ठीक है, सो अब यहाँ से हो गई समस्या कुछ ऐसी हुई कि अब लग रहा है कि जो कुछ समय पहले एक आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया था 30 अप्रैल के दिन, उस दिन हमने बात की थी कि इंडिया 26 राफेल मरीन खरीद रहा है आईएनएस विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी उससे पहले हम 36 राफेल फॉर एयरफोर्स ले चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम ले चुके हैं। और वो डील बहुत पुरानी थी, कांग्रेस के समय में थी, तब हमें 125 राफेल मिल रहे थे। और उस वक्त जब हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे थे तब ये था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, कि 18 राफेल तो बने हुए आएंगे फ्रांस से, रेस्ट ऑफ राफेल कंपनी जो डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है फ्रांस की,
वो यहाँ पे बनाती, जैसे ब्रह्मोस बनाई जा रही है रूस और भारत के साथ मिल करके। तो ये थी डील, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई और इस बात को लेकर के उस वक्त अपोजिशन ने खूब हल्ला मचाया था, खास तौर से जो वर्तमान के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, खूब हल्ला मचाया था उन्होंने कि मोदी जी ने या सरकार ने ठीक से काम नहीं किया इस डील पर। हम ये डील कम में कर रहे थे लेकिन ये डील इन्होंने ज़्यादा में की। हम जितने में 125 फाइटर जेट खरीद रहे थे ये उतने में 36 लेकर के आए हैं। बस कैंसिल कर दिया था कि वो ठीक नहीं है, हम जो कर रहे हैं इसमें और एडवांस वेपन मिल रहे हैं और ये वेपन हमें 8% कम कीमत पर मिल रहे हैं, इसलिए उस डील को कैंसिल कर दिया था। देखिए, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही सामान्य धारणा बना लीजिए आप भी, जब भी सरकारें बदलती हैं तो ठेकेदार भी बदल जाते हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम पर डील हुई थी ये, फिर उसे कैंसिल कर दिया था, फिर दोबारा मोदी जी जब आए फिर एक डील हुई। मेरा मकसद यहाँ कोई राजनीतिक बातें करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो सच बताना चाहता हूँ कि पहले हमारी जो उनसे डील हुई थी वो थी कि हमें सोर्स कोड मिलेगा, इट मीन्स वो हमारे यहाँ पर आकर के बनाएंगे। सिर्फ 18 बने बनाए आते, रेस्ट ऑफ जितने थे भारत में आके बनते। और भारत में बनने का मतलब क्या होता कि भारत के पास वो अधिकार होता कि उल्टा सीधा कैसे कुछ करके उसकी टेक्नोलॉजी को समझता और वो अपने जो एडवांस 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट बनाना है हमें, ठीक है, वो हम बना पाते, सक्षम हो पाते, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। अब वो चीज़ उभर के फिर वो जिन्न बोतल से बाहर आ गया। वो कैसे आ गया? अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब राफेल ने सोर्स कोड देने से डिनाई कर दिया तो ऐसे में कहीं ये डील कैंसिल ना हो जाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दावा किया है ओपन मैगजीन ने, जिसने कहा है कि अब ये जो डील है, जब फ्रांस की कंपनी ने दसॉल्ट एविएशन ने मना किया तो ऐसे में संभावना है कि कहीं राफेल की जगह भारत रशियन Su-57E को प्रायोरिटी ना दे दे, प्राथमिकता पर ना दे दे। क्या राफेल डील खतरे में है? और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, दोबारा मैं कह रहा हूँ, इसका सोर्स है ओपन मैगजीन। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप वहाँ सर्च करेंगे तो ये खबर तैर रही है। और सिर्फ मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग भी इन बातों पे नज़र रखते हैं करंट अफेयर्स में, वो सभी इस मुद्दे पर बात करेंगे। आपको सवाल आता है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं उन घटनाओं को, तो उसको समझना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको 125 जब हम राफेल खरीद रहे थे फ्रांस के साथ मनमोहन सिंह जी के समय पर, वो बताना मुझे सही लगा कि आपको इतिहास पता होना चाहिए। और ये बात कोई पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने हमें सोर्स कोड देने से मना किया हो। फ्रांस से लगभग भारत 28% हथियार खरीदता है। भारत रूस के बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस से हथियार खरीदता है और पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर का हथियारों का आयातक है, इंपोर्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा बाजार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार हम किससे खरीदते हैं? रशिया से, और दूसरे नंबर पे फ्रांस आता है। हमारी कुल हथियारों की ज़रूरत का 28% हम इनसे खरीदते हैं। इट मीन्स 1/4 से ज़्यादा हथियार हम फ्रांस से खरीदते हैं। तब भी फ्रांस हमें क्या कह रहा है कि वो सोर्स कोड नहीं देगा, और ये दूसरी बार हो रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि दूसरी बार मैं क्यों कह रहा हूँ। हमारे पास एक और फ्रांस से लिया हुआ एक फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज 2000, और मिराज 2000 के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ था। जब हमने मिराज 2000 के लिए सोर्स कोड मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, और अब वो चीज़ फिर से हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, फ्रांस से 28% हथियार खरीदते हैं, उसके बावजूद वे सोर्स कोड देने से मना कर रहे हैं। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये जो ओपन मैगजीन ने जो एक दावा किया है, क्या ये राफेल डील खतरे में है? देखिए, मैं पूरी तरह से इस मोड में नहीं रहता हूँ कि डिनाई कर दूँ कि ये डील खत्म हो गई, लेकिन अगर कहीं धुआं है तो इट मीन्स आग तो होगी। समझ रहे हैं आप बात को? धुआं कहीं दिखता तो आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, अज्यूम करते कहीं ना कहीं आग जल रही होगी। अगर ये मैगजीन में दावा आ रहा है या लगातार इस तरह की बातें चल रही हैं न्यूज़ में, इट मीन्स कुछ ना कुछ मे भी हो सकता पॉसिबिलिटीज़ हो। और रशिया आगे बढ़ करके अपने जो सुखोई 57E है इसके बारे में कह रहा है कि हम तो इस पर भी तैयार हैं कि आप इंडिया में बनाइए इसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सोर्स कोड जो कोड मांगोगे हम वो देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ
400 किलोमीटर्स की रेंज की एक मिसाइल भी देने के लिए तैयार हैं। अंदाज़ा लगाइए, भारत फाइटर जेट के मामले में, फिर अगर जैसा ब्रह्मोस के मामले में हुए, हम क्रूज मिसाइल बना करके हम बेच रहे हैं आज। कौन कौन से कंट्री को? वियतनाम और फिलीपींस को अब तक हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेच भी चुके हैं, डील हो चुकी है। सो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन फ्यूचर कि ये पॉसिबल होगा। और जो कावेरी इंजन वाली जो बात है, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएंगे उसके, कि कावेरी इंजन जो 1980 का एक हमारा प्रोजेक्ट था वो हमने स्टार्ट किया था, बट हमें उसमें टेक्नोलॉजिकली उतना कंफर्ट नहीं है, मतलब उतने सोफिस्टिकेटेड हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, फंड्स नहीं है। इसके अलावा जो हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हमने पोखरण 2 किया था। ठीक है, पोखरण क्या है? पोखरण 1 हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे 72 के समय में, जब हमने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और दूसरी बार किया हमने बिल्कुल बुद्ध मुस्काए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल, और बुद्ध पुनः मुस्काए, यही हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पहले हुआ था और अभी भी यही हुआ। गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने याद रखा। कभी किसी क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बिल्कुल आप कह सकते हैं लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्काए, बुद्ध पुनः मुस्काए, उसका कोड नेम है। ठीक है, पोखरण 2 का। गुड, सो ठीक है, क्लियर है। सो आप समझ गए। तो वहाँ पे 98 में जो हमने परीक्षण किया था, तो उसके कारण कई सारे सैंक्शंस लग गए थे, या बोलेंगे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं मिल पा रहे थे। सेकेंडरी जो हमें उसका टर्बो इंजन जो है, तो उसमें हमें एक तरह का पंखा बनाना था, विंग, वो पॉसिबल नहीं था, वो नहीं बना पा रहे थे, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे भी हमने फ्रांस से बोला कि भाई हमारी मदद करो, बट उन्होंने कहा सॉरी, हम नहीं कर सकते। फिर रशिया के पास हम गए, और रशिया में हमारा अभी वहाँ टेस्टिंग चल रही है। और कावेरी का आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगे, और साइट पे आप जाएंगे तो ये अपलोड हो चुके नोट्स। तो अब बोला, हर साल बोला गया है डीआरडीओ को, डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, ठीक है, गैस टरबाइन जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहाँ पर कावेरी इंजन बनाया जा रहा है। तो उनको बोला कि हर साल हमें 100 चाहिए। मतलब इंडिया का टारगेट है कि वो बहुत तेज़ी से, क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए हमारे जो विमान कम होते जा रहे हैं, और पिछले साल चाइना ने 400 से ज़्यादा विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया है, और ना केवल उसके पास 5वीं पीढ़ी बल्कि 6वीं पीढ़ी का भी, उसने 6th जनरेशन का भी फाइटर जेट तैयार कर लिया है। ऐसे में राफेल जो हम खरीद रहे थे वो 4.5 5th जनरेशन का था, और ये हमें मिलेगा 5th जनरेशन का, और दुनिया में इसके बराबर रफ्तार किसी भी फाइटर जेट की नहीं है। अमेरिका का जो है वो भी नहीं है, और अमेरिका के साथ हमारी डील इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, तो अमेरिका उस पर तैयार नहीं होता है, और अमेरिका से जो भी हम लेते हैं तो उसके कंपोनेंट्स बहुत महंगे आते हैं, और अमेरिका हमें यहाँ पर ना तो रिपेयर करने की परमिशन देता है, ना हमें उसका सोर्स कोड देता है। तो ऐसे में अमेरिका और फ्रांस एक साथ भारत को जब इस तरह से दिखाएंगे आईना, तो क्या करना होगा? भारत को भी उनको आईना दिखाना होगा। तो बस उसी क्रम में ये घटना चल पड़ी है, हम इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, जहां पे पता चल रहा है कि राफेल सोर्स कोड डिस्प्यूट क्या है, हम इस पे बात करेंगे। क्या भारत राफेल की जगह रशियन सुखोई 57E को प्राथमिकता देगा, या राफेल की जो डील है कौन सी, मरीन वाली, जो कि हमें 2030 से मिलने शुरू होते, जिसमें से कि 22 तो मिलते हमें फाइटर जेट और 4 मिलते हमें ट्रेनर जेट ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, डबल सीटर। सो वो मे बी अब खतरे में हो डील। अब इसकी गहराई से परख करते हैं कि क्या सरकार ने क्या कहा इस पर, तो वो जानना जरूरी है, तभी हम पहुंचेंगे। चलिए, सो अभी अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव था, ऐसे में राफेल और रशियन डिफेंस सिस्टम, क्या S-400 ने एक बड़ा रोल प्ले किया इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए। सो वहां पर भारत को लगा कि अगर हम विदेशी हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा रक्षा बजट गड़बड़ा जाएगा, तो क्यों ना हम अपने इंडिजिनस जो भारत में जो जिनका डेवलपमेंट करते हैं उनको रखें। तो जरूरत महसूस हुई कि राफेल में भी हम भारत की देसी मिसाइलों को शामिल करें, इस बात की जरूरत महसूस हुई। क्लियर है? सो उन्होंने डिमांड की सोर्स कोड की, और सोर्स कोड देने से फिर उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, सो देखिए
2016 में ये डील ऑलरेडी हो चुकी थी, जो कि इंडियन एयरफोर्स की थी। कितने? 36 विमान, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पे ऑब्जेक्शन किया था विपक्ष ने, वो थी। और यहां पे जब बात आती तो कौन सी मिसाइल्स हम लगाना चाह रहे थे? अस्त्र, ठीक है। देन इसके अलावा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और ब्रह्मोस, इस तरह की मिसाइलों को भारत शामिल करना चाहता था। तो इनकी कीमत विदेशी मिसाइलों की तुलना में कई गुना कम है। जहां पे हमें राफेल के साथ जो मिसाइल आ रही 25 करोड़ की अगर एक पड़ती है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाए कि 3 से 4 करोड़ की हमें अपनी भारत में बनाई गई मिसाइल पड़ती है। तो भारत का रक्षा बजट कितना, अगर हम देखें तो फ़ायदा हमें यहाँ पे मिलता। और अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें जो कंपनी है, तो फ्रांस की कंपनी कौन सी है? दसॉल्ट और थालिस, ठीक है। तो ध्यान रखें इन कंपनियों के नाम अगर कहीं आते हैं। ऑलरेडी हम मिराज पे हम चर्चा कर चुके हैं कि सेकंड टाइम हो रहा है जब उन्होंने हमें सोर्स कोड देने से मना किया। अब आता है यहाँ पर एक संस्था है, ये संस्था का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया में इस बात का रिसर्च करती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियारों को खरीदता है। और इसने बताया कि 2020 से लेकर 24 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का क्या रहा? ये इंपोर्टर रहा है, आयातक रहा है। क्लियर है? सो इस तरह से हम देखें, जब हम 28% हथियार किससे ले रहे हैं? फ्रांस से, और रशिया से सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो रूस के बाद फ्रांस दूसरे नंबर का हमारे को सप्लाई करता या आपूर्ति करता है, जिससे हमें सप्लाई होती है। ऐसे में अगर हम देखें, ओपन मैगजीन ने जो बात कही है कि मे बी हो सकता है सोर्स कोड के मुद्दे पर डिस्प्यूट इतना बढ़ जाए कि भारत के साथ डील कैंसिल भी हो सकती है। क्लियर है? ये संभावनाएं हैं। और भारत, ये भी उसमें लिखा है कि भारत रशियन सुखोई 57E को खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अब ये खबरें जहां से भी उनको आई हो, सो वो हैं। और देखिए, ऑलरेडी 2018 में भारत इस डील से बाहर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अगर हम देखें तो इससे बाहर होने के पीछे कुछ रीज़न थे। एक तो इसकी कीमत को लेकर के था, दूसरा इसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, और हमें इमीडिएट चाहिए था क्योंकि हमारी जो स्क्वाड्रंस हैं एयरफोर्स की, वो लगातार कम होती चली आ रही थी। और अगर वो हम बात करें कि कितनी, तो अगर देखें 2014 से 2024 के बीच चाइना ने जहां 435 नए फाइटर जेट अपनी वायुसेना में जोड़े हैं, वहीं पर पाकिस्तान ने 31 नए विमान प्राप्त किए हैं। और भारत का क्या हो रहा है? 151 विमान हमारे पुराने होने के कारण कबाड़ बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, कबाड़ बन चुके हैं। और उसे कितनी स्क्वाड्रन चाहिए? 42, लेकिन भारत के पास वर्तमान में कितनी है? सिर्फ 31। अंदाज़ा लगाइए कि अगर बड़े पैमाने पर वॉर स्टार्ट हो जाता है और 2-3 मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़े, तो समस्या आ जाएगी। पाकिस्तान को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन एक साथ संभालने पड़े तो भारत का क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस इस बात को समझिएगा। क्लियर है? सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें सुखोई की, तो इसमें क्या खास है? तो हम तो डील की बात करेंगे कि रशिया ने भारत को क्या कहा, बाकी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कहा कि भारत के अंदर जो भी कंपनीज हैं, जैसे HAL या अदर 2 कंपनी हैं। आप अनिल अंबानी को जानते हैं? कौन है ये? अनिल अंबानी का कोई इतिहास नहीं है कि वो डिफेंस सेक्टर में कुछ काम करता रहा हो। लेकिन जब हमने 36 राफेल लिए थे 2016 के आसपास, तब जानते उन्हें क्या मिला था? उन्हें इस बात का ठेका मिला था कि वो राफेल के कुछ कंपोनेंट्स को भारत में बना सकते हैं, जबकि उनके पास पहला ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बेनिफिट उन्हें कराया गया होगा। और मैंने कहा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हम जब तक इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम शायद अपने भविष्य में भी गलतियाँ बार बार दोहराते रहेंगे। इस बात को समझना जरूरी है, बिकॉज हिस्ट्री मेक्स फ्यूचर। जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वो भविष्य भी अपना बर्बाद कर लेते हैं। सो आप देखिए, वो एक डील हुई थी मे बी रिवाइव करने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं सोर्सेस के थ्रू बात कर रहा हूं कि ये लगातार इंडिया टुडे में एक डिटेल रिपोर्ट निकली थी जो उस वक्त मैंने पढ़ी थी। मैं वो, अगर आप कहें तो मैं उसके पेजेस यहाँ लगा सकता हूँ, कोट कर सकता हूँ, बट बात है कॉपीराइट वाली, वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? तो आप समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनियाँ बना सकती, लेकिन हमारी कंपनी कौन सी बनाएगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जब
मनमोहन सिंह के टाइम पे, मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूं, प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूं, मनमोहन सिंह के टाइम पे जब डील हो रही थी तब वहां भी एचएएल को ही ठेका मिलना था कि एचएएल ही बनाएगा उन राफेल को, जो 18 वहां से बन के आएंगे, रेस्ट ऑफ यहां। तो अब रशिया कह रहा आप अपने एचएएल से बनवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ब्रह्मोस कौन बना रहा है? भारत डायनामिक्स। ये कौन है? जो मिसाइल्स बनाने का काम करती है भारत में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत सरकार की कंपनी है, डीआरडीओ के साथ मिलकर के काम करती है, जो मिसाइल डेवलप करने का काम करती है, भारत डायनामिक्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो अगर हमें इस सुखोई हम लेते हैं तो क्या मिलेगा? एक लॉन्ग रेंज की एक मिसाइल मिलेगी, एयर टू एयर मिसाइल। ये एयर टू एयर मिसाइल क्या करती है भाई? एक होता है एयर टू सरफेस, एक सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस। कोई बताना चाहेगा? देखिए, एयर टू एयर है, इसका मतलब वो हवाई जहाज से हवाई जहाज को मारेगी। ठीक है, सरफेस टू एयर है तो सरफेस से वो इंटरसेप्टर हो गई, जो कि दूसरी कोई मिसाइल आ रही है उसको टारगेट करेगी, फाइटर जेट को टारगेट करेगी। ठीक है, सरफेस टू सरफेस अगर होगी तो यहां से चलेगी और किसी दूसरी सरफेस पे जाकर के टकराएगी जिसको हमने टारगेट किया है। तो इस तरह से डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब अगर आता है कि ये जो विमान है तो ये किस तरह का है? ये स्टील्थ विमान है। इट मीन्स ये रडार से बच सकता है और मल्टी रोल ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम स्टील्थ की तो बात कर ही रहे हैं, राफेल में भी स्टील्थ है। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? हमने पिछली बार भी एक चर्चा की थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये इसका आकार आप देख रहे हैं, इसका जो आकार है आपको यहाँ पे काफ़ी शार्प एजेस दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं इसे घुमा दूँ, ठीक है, तो शायद इससे जो भी वेव्स टकराएंगी वो वापस ना लौटें बल्कि स्लिप होकर आगे निकल जाएंगी। तो स्टील्थ जो भी, चाहे हमारे वॉरशिप्स बनाए जाएं, युद्धपोत पानी में चलने वाले या फाइटर जेट, इसमें क्या किया जाता है? इनके शेप को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से कर्व दिए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रडार छोड़ता है, ठीक है, और सोनार वेव्स कौन छोड़ेगा? पानी के अंदर टॉर्पीडोज वगैरह सबमरीन्स के लिए छोड़ी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स जो कि हीट को क्या करेंगी? सेंस करती हैं, उसको बोलेंगे इंफ्रारेड। सो ये जो वेव्स छोड़ी जाती हैं, सो ये क्या करेगा कि अगर स्टील्थ टेक्नोलॉजी, तो उसका शेप ऐसा बनाया जाएगा कि वो राउंड शेप होंगी, घुमा उसके कर्व होंगे, तो जो भी आएगी अगर वेव्स टकराएंगी तो वो किसी दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस रडार पे नहीं जाएंगी, नहीं तो रडार डिटेक्ट कर लेगा। और क्या करते हैं इसमें जो पेंट यूज किया जाता है वो इस तरह का पेंट इस्तेमाल किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगला सवाल, मैंने एक और बोला था, इंफ्रारेड रेज क्या करती हैं? जो कि हीट को सेंस करने का काम करती हैं। वो क्या करेंगे कि उस जो हीट निकलती है इस तरह के फाइटर जेट से, उसको इस तरह से डिस्पर्स करेंगी, इस तरह से बिखेर देंगी, फैला देंगी कि वो एक सेंटर ना दिखे जबकि कई सारे दिखें। और उसमें फाइटर जेट में भी एक सिस्टम लगा होता है कि जब भी कोई मिसाइल या फाइटर जेट उसके पीछे होता है उसको टारगेट बनाने, तो कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं और फट जाते हैं, तो उससे हीट क्या होगा? पूरे में दिखेगा, तो मिसाइल किसी और जगह चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत क्या, रशिया क्या बोलता है कि हम इसका सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी दोनों दे देंगे। क्लियर है? और भारत को वे कहते हैं, ये एक चीज और है कि ये S-400 के साथ ये बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो अब यहां पर भी इसका रडार सिस्टम S-400 के रडार सिस्टम से जुड़ जाएगा। तो ये तो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है एयर। S-400 क्या है? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है ये, जो कि इंटरसेप्टर के तौर पे काम करता है। तो ये देखिए, क्योंकि सेम एक ही कंपनी ने बनाए हैं, एक ही जगह से बने हैं, सोर्स कोड दोनों के मिल जा रहे हैं, तो हमारे को उनको दोनों को इंटीग्रेट करना, आपस में एकीकृत करना और आसान हो जाएगा। कुछ चीजें और हैं कि रशिया की तरफ भारत क्यों झुक सकता है, हम क्यों सुखोई 57E लेने की संभावनाएं ज्यादा हैं, इस बात को समझें। देखिए, बुरे वक्त का साथी हमेशा रशिया रहा है, जितने भी हमारे पहले वॉर हुए उन सबका अनुभव बता चुका है। इसके अलावा हम देखें तो रूस में भारतीय जो कावेरी इंजन है इसका ट्रायल चल रहा है। टर्बोफैन इंजन जो है उसका कहाँ पे ट्रायल चल रहा है? रशिया में, उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी में। और हमने फ्रांस से मदद मांगी थी कि भाई ट्रायल में हमारी मदद कर दीजिए, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, बट उन्होंने डिनाई कर दिया था और बोला था भाई आपको इंजन चाहिए तो हमारा ले लीजिए ना, क्यों बनाने में लगे हो भाई, हमसे ले लो। क्लियर है? लेकिन अगर वो हम ले लें तो क्या होगा? क्या भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा? नहीं, बल्कि अमेरिका और फ्रांस जो खेल खेल रहे हैं वो ये खेल है कि इस मार्केट को मार्केट बना रहने दो, ये प्रोड्यूसर ना बन जाएं, नहीं तो दुनिया को ये हमसे सस्ता बेचने लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है।
और रशिया के साथ इनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। सो अब ये देखिए, इसे कहते दुनिया गोल है, पता नहीं कब पासा कब पलट जाए। 30 अप्रैल के दिन हम लोग यहाँ क्लास में बात कर रहे थे कि मरीन राफेल की डील हुई है, यही बात हो रही थी कि 63,000 करोड़ की डील, यही थे, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, और आज हम कितनी तारीख को खड़े हैं, 29 मई, मतलब पूरे 30 दिन भी नहीं हुए और पासा पलटता हुआ दिख रहा है। और क्यों, रीज़न वही है। तो आप समझ जाइए, अगर ये घटना नहीं हुई होती, कौन सी वाली घटना, पाकिस्तान वाली, तो हम सोर्स कोड मांगते ही नहीं। तो दुनिया कैसे जुड़ी हुई है, घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा। सो चलिए अब अगर हम बात करें एक और कि क्या हम F-35 जो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए क्यों नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि भारत चाहता है कि मेक इन इंडिया हो, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मेक इन इंडिया हो, कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के राज भारत को पता चल जाए, और भारत से जाएगी वो कहाँ टेक्नोलॉजी, रशिया। जैसे कि अभी जो पाकिस्तान की मिसाइल्स जो भारत में गिरी मलबे के तौर पे, PL9, आज के अखबार में आप खबरें देखेंगे, ऑनलाइन की दुनिया में जाएंगे तो पता चलेगा, उसके सीक्रेट्स भारत ने जापान के साथ शेयर किए हैं। क्यों भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाइना और जापान के बीच में सदैव टकराव रहा है, ठीक है। सो ऐसे में वो उनके साथ कर रहा है, तो यहाँ पे उनको भी ये डर रहेगा कहीं रशिया के साथ हम टेक्नोलॉजी शेयर ना कर दें, तो अमेरिका से तो पॉसिबल है। दूसरे रीज़न और भी हैं कि ये काफ़ी इनका रख रखाव बहुत महंगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे को अपने साथ उत्पादन या सह उत्पादन के लिए कि चलो मिल के बनाएं, तैयार नहीं होंगे, रशिया ने बोला तैयार है भाई। सो ये हमने देख लिया कि हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि 2014 से 24 के बीच में हमारी वायुसेना में सीधे सीधे हम देखें तो 11 स्क्वाड्रंस की कमी हो गई है। पाकिस्तान के पास 31 नए विमान पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखिए 400 से ज़्यादा फाइटर जेट चाइना शामिल कर चुका है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि अगर हम यूं ही अपने आप में खुश होते रहे तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी भविष्य में। ऐसा ना हो कि दोबारा से 1962 का युद्ध और भारत की पराजय दोहराई जाए। क्या हुआ था 1962 में, बिटवीन इंडो चाइना वॉर हुआ था, और जिसमें कि भारत को पीछे रहना पड़ा था। 1962 ध्यान रखेंगे। 1965 में किसके साथ हुआ था, और उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, ताशकंद, शास्त्री जी की डेथ हो गई थी वहीं। और 62 के युद्ध में जब हिंदी चीनी नारा लगाने वाले नेहरू, तो नेहरू सदमे में ही चले गए थे। ताशकंद का सदमा लगा किसको, शास्त्री जी को, वो चले गए थे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सो अब भारत को कोई सदमा नहीं चाहिए, अब भारत धीरे धीरे सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है। तो अब ये एक सबक है कि हमें बहुत ही जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दो बातें हैं, ये सोर्स कोड डिस्प्यूट के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है। देखिए, जब भी अगर कोई डील होती है तो वहाँ पर पहले से शर्तें तय कर ली जाती हैं। तो हमारी सरकार जब 36 राफेल लिए थे तब ये डील कर ली थी, अच्छा भैया हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए, आप तो विमान दे दो बस हमें। क्यों, और जल्दबाजी में क्यों लिए, यहाँ भी सरकार का कोई इंटेंशन बुरा नहीं था, सरकार की मजबूरी थी कि चाइना लगातार अपनी सेना में, वायुसेना में विमानों को शामिल करता जा रहा है, पाकिस्तान शामिल करता चला जा रहा है, तो भारत को ये मजबूरी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सरकार के ऊपर शक करें, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे, ना आपके दिमाग में बात डालना चाहूँगा कि आप सरकार के ऊपर शक कीजिए। उस वक्त जो डिसीजन लिया वर्तमान की हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वो भी सही था, और आज जो डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री लेंगे वो भी सही होगा। उस वक्त हमें लग रहा था कि इमीडिएट हमें राफेल चाहिए, और आज हमें लग रहा है कि नहीं, अगर ये सोर्स कोड नहीं देते हैं और पाकिस्तान के साथ हमारा एक छोटा सा 4 दिन का वॉर हो गया है और हमें लग रहा है हमारा रक्षा बजट गड़बड़ा जाएगा, हमने डिमांड किए और ये नेगोशिएशन चलेगा, तोल मोल चलता रहता है ना, बोलते ना, ठीक है। ऐसा जब आप जाते मार्केट में तो मे बी ये वो टैक्टिक्स हों, ये वो टैक्टिक्स हैं भारत की भी, और फ्रांस भी कोशिश करेगा कि डील उसके हाथ से ना जाए। 63,000 की डील एक बड़ी डील है, और अगर उसको भी अफसोस होगा उसके हाथ से डील जाएगी। तो अभी देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी सरकार ने अपनी तरफ से ना तो डिनाई किया है, और ये अभी सिर्फ MOU साइन हुआ है,
ना तो हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और 2030 तक ये डिलीवरी होगी पहले विमान की, ठीक है। सो आप 2030 तक जब होना है तो बीच में कभी भी कैंसिल हो सकता है, 2028 से 30 के बीच में डिलीवरी होना है। पहला विमान मिलेगा 2028, और आज कौन सा साल है? मई 2025। 3 साल हैं, इन 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है रशिया से आ जाए, हो सकता है कि फ्रांस सोर्स कोड देने के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद यही करनी चाहिए कि हमें डाइवर्सिफाई करना है अपना डिफेंस सेक्टर में भी। अगर हम सिर्फ एक देश के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे या 2 देशों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो रशिया से भी लो, फ्रांस से भी लो, और यूएस से भी लो। तो मे बी जहां तक मुझे लगता है संभावना ये है कि राफेल तैयार हो जाएगा ये जो सोर्स कोड है देने के लिए। सो बताइएगा आप लोग के विचार क्या हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि तैयार होगा कि नहीं होगा? आप अपने विचार जरूर बताएं, और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वे जरूर बताएं कि वे क्या सोचते हैं इस विषय पर। और यहाँ कोशिश की गई है कि जो सोर्स कोड डिस्प्यूट है उसे आपके सामने सरल शब्दों में रखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबके लिए क्या मैसेज है कि आप लोग इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए, खबरों को जब आप देखते हैं तो सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि सीधी सीधी चीज़ें कभी नहीं होती, और सीधी सीधी चीज़ें आ रही इट मीन्स फिर आप यहाँ से सोच नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।